पिताजी, मुझे बचाओ, नन्हे सम्राट ने चिल्लाकर कहा। बिस्तर का पर्दा उठाने के बाद एक थका हुआ अधेड़ उम्र का आदमी कमजोर सांसों के साथ चौड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। कभी खूबसूरत दिखने वाला उसका चेहरा अब सूखे शव की तरह मुरझा गया था। कंबल से बाहर निकले उसके अंग इतने सूखे थे मानो हड्डियों के चारों ओर सिर्फ त्वचा की एक पतली परत ही लिपटी हो। कमजोर आंखों का एक जोड़ा धीरे से खुला और बिस्तर के छोर पर बैठे लोगों के समूह को देखा। पिताजी, नन्हे सम्राट ने अपने पिता की ओर देखा तो उसकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। इस क्षण वो अब जिद्दी और उतावला सम्राट नहीं था, बल्कि महज एक बच्चा था। मेरे बेटे ने आप सबको नाराज कर दिया है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप सबको मुझसे क्या पूछना है? महान सम्राट ने धीरे धीरे कहा, और हर शब्द बड़ी मुश्किल से बोला गया था। ये किंगटांग ने अपने सामने बैठे महान शाही पिता को जटिल भाव से देखा। उसने सुना था कि ग्रैंड इंपीरियल सायर बहुत बीमार हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह इतनी गंभीर बीमारी होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें पद त्यागना पड़ा और अपने 5 वर्षीय बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। उस शरारती छोटे सम्राट की तुलना में महान शाही महाराज दूसरों को कहीं अधिक सौम्य और विनम्र आभास देते थे। बिना कुछ कहे ये किंगटांग ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से वह जेड पेंडेंट निकाला और उसे ग्रैंड इंपीरियल सायर के सामने रख दिया। जब महान शाही महाराज ने वह जेड का पेंडेंट देखा तो उनकी आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने अविश्वास से ये किंगटांग की ओर बड़ी मुश्किल से देखा। क्यों 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 तुम्हारे पास ये जेड का पेंडेंट है? तो महामहिम ने इसे सचमुच मान्यता दी है। मैं आज यहाँ उस जेड पेंडेंट की वजह से हूँ, ये किंगटांग ने धीरे धीरे कहा। पहचान लो, मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकता। यह वो वस्तु है जिसे वह अपने साथ रखती थी उस समय, लेकिन ये तुम्हारे हाथों में क्यों होगी? मैंने उसे साफ साफ इसे कहीं और रखते हुए देखा था उस समय, महान शाही सरदार ने कहा। सच कहूं तो इस जेड पेंडेंट का संबंध मेरे माता पिता से है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कृपया मुझे बताएं, ये किंगटांग ने जवाब दिया। क्या? महान शाही पिता ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें चौड़ी की और ये किंगटांग को ध्यान से देखा। तुमने कहा कि यह जेड का हार तुम्हारे वंश से संबंधित है? जब मैं शिशु थी तब से यह जेड का झुमका मेरे गले में था। जब मेरे पालक पिता मुझे लेने आए तब भी यह झुमका मेरे साथ था, ये किंगटांग ने बताया। महान शाही पिता ने ये किंगटांग को बड़ी बड़ी आंखों से देखा लेकिन अचानक अपना सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, यह जेड का झुमका तुम्हारा नहीं हो सकता। जब वो 9 नाइट्स राजवंश में आई थी तब वह गर्भवती थी और उसने सम्राट के रूप में मेरी स्थिति को स्थिर करने में मेरी मदद की थी। हालांकि उस समय वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। वो किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी और चाहती थी कि मैं उसे चुपके से छुपा दूं। प्रसव के बाद उसने वह जेड का झुमका उस बच्चे के पास रख दिया। मैंने खुद उसे अपने बच्चे के पास झुमका रखते हुए देखा था, लेकिन वो बच्ची थी। ये किंगटांग अचानक मुड़ी, अपना भेस उतार फेंका और अपनी असली आवाज में लौट आई। मैं मूल रूप से एक लड़की हूँ। ये किंगटांग ने मुड़कर ग्रैंड इंपीरियल सायर की ओर देखा। बस एक पल में जब ये किंगटांग अपने मूल रूप में लौटी तो ग्रैंड इंपीरियल सायर और लोंग जियांग पूरी तरह से हैरान रह गए। आप, महाराज! लोंग जियांग ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और यहाँ तक कि साथ आई कू जियांग भी चौंक गई। उनके सामने खड़ी युवती स्पष्ट रूप से उनके तत्कालीन स्वामी से बहुत मिलती जुलती थी। ये तुम हो? तो ये तुम हो? महान शाही महाराज का शरीर कांप उठा जब उन्होंने ये किंगटांग को देखा और उनकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ग्रैंड इंपीरियल सर की आंखों में बेचैनी झलक रही थी जब उन्होंने ये किंगटांग को देखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के बाद मुझसे कहा कि मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दूं। मुझे नहीं पता था कि वो किस बात को लेकर चिंतित हैं और मैं केवल उसके आदेश का पालन कर सकता था। तुम्हें भेजने के बाद तुम्हारी माँ चली गई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान शाही सरदार ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उनके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। मैंने लोगों को तुम्हें यहाँ से भेजने का आदेश दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे या कोई सूचना नहीं देंगे। बाद में मैंने लोगों को जांच के लिए लगाया, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिली। उन्हें केवल तुम्हें भेजने वाले लोगों के शव ही मिले। मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तुम अभी भी जीवित हो। ये बहुत अच्छा है, वरना अगर तुम मर जाती तो मुझे तुम्हारी माँ का सामना करने का मौका ही नहीं मिलता।
महाराज ने आश्चर्य और प्रसन्नता के मिले जुले भाव से ये किंगटांग को देखते हुए कंबल को कसकर पकड़ लिया। क्या वो सचमुच मेरी माँ है? हालांकि उसे इसका अंदाजा था, फिर भी इस परिणाम ने उसके मन में मिली जुली भावनाएं पैदा कर दी। इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम उससे बहुत मिलती जुलती हो, और यह जैद का झुमका तुम्हारे पास मिला था। तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम उसकी बेटी होनी चाहिए। महान सम्राट ने विश्वासपूर्वक सिर हिलाया। वो महिला इस दुनिया में दुर्लभ सुंदरता की मिसाल थी। अगर खून का रिश्ता न होता तो भला कोई उसके जैसा कैसे दिख सकता था? ये किंगटांग ने कुछ देर तक अपने विचारों को व्यवस्थित किया। कू जियांग यांग आश्चर्य से उबर गई और तुरंत ये किंगटांग के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुझे पता नहीं था कि आप हमारे युवा प्रभु हैं, कृपया मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। लॉन्ग जियांग भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और ये किंगटांग के सामने प्रणाम किया। मैं दोषी हूँ, मैंने आपको नाराज किया है, हे स्वामी, कृपया मुझे दंडित करें। ये किंगटांग ने उन दोनों लोगों को हैरानी से देखा। दूसरी ओर ग्रैंड इंपीरियल सायर का चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। ये असल में वो रक्षक हैं जिन्हें तुम्हारी माँ ने पाला पोसा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से कू शियांग यांग महल में रहने को तैयार नहीं था, जबकि तुम्हारी माँ ने लॉन्ग जियांग को मेरी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। हालांकि वो वफादार है, पर थोड़ा मंदबुद्धि है। अगर उसने तुम्हें नाराज किया तो सारा दोष मेरा होगा। जमीन पर घुटने टेककर बैठी लॉन्ग जियांग पश्चाताप से भर गई थी। अगर उसे पहले से पता होता कि ये किंगटांग उसकी बेटी है तो वो मरने की भी हिम्मत न करता और उसे जरा भी नुकसान न पहुंचाता। उठो, मैं तुम सबको दोष नहीं देती, ये किंगटांग ने कहा। क्व जियांग यांग और लॉन्ग जियांग धीरे धीरे उठे। ये किंगटांग ने पूछना जारी रखा, महाराज, तो क्या आपको पता है कि मेरी माँ कहाँ गई है? महान शाही सरदार ने आह भरते हुए कहा, उसने अपने बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया। मुझे बस इतना महसूस होता है कि वो किसी से कुछ छिपा रही है। उसने एक बार कहा था कि वो इस मुख्य भूमि की नहीं है और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे जन्म के बाद वो तुम्हें सुलाकर चली गई। ऐसा लगता है कि वो अपने जन्मस्थान लौट गई है, लेकिन वो जगह ठीक कहाँ है ये मुझे नहीं पता। महान सम्राट ने असहाय होकर सिर हिलाया। ये किंगटांग का दिल थोड़ा बोझिल हो गया। वो महिला वास्तव में उसकी माँ थी। दूसरों को शायद उस महिला के जन्मस्थान के बारे में पता न हो, लेकिन उसे पता था। यह मध्य मुख्य भूमि थी। ठीक है, ये किंगटांग के संदेह आखिरकार दूर हो गए। जैसा कि उम्मीद थी, उसे अपनी माँ की पहचान और मूल के बारे में जानने के लिए अभी भी मध्य मुख्य भूमि जाना ही था। पिछले जन्म में उसके पालक पिता की असमय मृत्यु हो गई थी और उन्होंने उसे उसकी असली पहचान नहीं बताई थी। परिणामस्वरूप यद्यपि ये किंगटांग पिछले जन्म में मध्य मुख्य भूमि गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जन्मदाता माँ वहीं रहती है। ये देखकर मुझे राहत मिली कि आज आप ठीक हैं। महान शाही सरदार मुस्कुराए। उन्होंने इस बात को लंबे समय से अपने मन में दबा रखा था। उन्होंने अनगिनत बार लोगों को भेजा और खुद भी कई बार खोजबीन करने गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खबर नहीं मिली। चिंता मत करो महाराज, युवा स्वामी अब बहुत शक्तिशाली है और लॉन्ग जियांग भी उसकी प्रतिद्वंदी नहीं है। कू जियांग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है, महान शाही सायर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि अब तुम वापस आ गए हो तो नाइन नाइट्स डायनेस्टी में ही रहो। हालांकि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, फिर भी मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। इसे अपनी माँ के प्रति आभार समझो, ग्रैंड इंपीरियल सायर ने कहा। हालांकि ये किंगटांग ने अपना सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अंततः नाइन नाइट्स डायनेस्टी वह जगह नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। क्या मैं आपकी बीमारी के बारे में जान सकती हूँ? क्या आप मुझे देखने देंगे? ये किंगटांग ने पूछा। चूंकि सम्राट महाराज की उसकी माँ ने कभी मदद की थी, इसलिए वह उन्हें किसी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हुए नहीं देखना चाहती थी। महान शाही सरदार ने सिर हिलाया। ये किंगटांग ने जब ग्रैंड इंपीरियल सायर की नब्ज जांची तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये जहर है। ग्रैंड इंपीरियल सायर स्तब्ध रह गया। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि किसी ने आपके खाने में कोई दीर्घकालिक जहर मिला दिया है, ये किंगटांग ने समझाया। लॉन्ग जियांग और क्यू जियांग यांग दोनों ही हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी कई कुशल चिकित्सकों ने सम्राट महाराज का इलाज किया था, लेकिन किसी को भी कारण पता नहीं चला। ये जहर कैसे हो सकता है? लॉन्ग जियांग ने सवाल किया। अपराधी बहुत सावधान है। फिर ये किंगटांग ने अपने स्पेस रिंग से गोलियों की एक बोतल निकाली और आगे कहा,
ये गोली हर दिन खानी है। महल में भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि संभव हो तो सभी कर्मचारियों को बदल दें और केवल अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को ही भोजन तैयार करने दें। अपने पिछले जीवन में 300 वर्षों के अनुभव के साथ उसने कई प्रकार के जहर देखे थे और यह जहर उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ये किंगटांग की पहचान जानने के बाद लॉन्ग जियांग और बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर पूरा विश्वास किया और तुरंत ग्रैंड इंपीरियल सायर को भोजन परोसा। पिली, जैसे ही महान शाही पिता ने इसे ग्रहण किया, उनके चेहरे की रंगत सुधर गई। हालांकि वे अभी भी कमजोर थे, लेकिन पहले से कहीं अधिक चुस्त दुरुस्त हो गए थे। आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि महान शाही पिता के भोजन में जहर मिलाए? लॉन्ग जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप सभी को इसकी स्वयं जांच करनी होगी, ये किंगटांग ने कहा। महान शाही सरदार ने सिर हिलाया। चूंकि उन्हें पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस मामले को सावधानीपूर्वक संभालेंगे। चूंकि वो 9 नाइट्स राजवंश का सम्राट बनने में सक्षम था, इसलिए वो भी कोई बेकार व्यक्ति नहीं था। पिताजी, छोटे सम्राट ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि महान सम्राट के चेहरे की रंगत में सुधार हो गया था। उसे छोड़ दो, ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर से कहा, जो अभी भी छोटे सम्राट को गोद में लिए हुए थे। ब्लड मून एल्डर ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी। नन्हा सम्राट जल्दी से महाराज के पलंग के पास दौड़ा और गुस्से से भरे चेहरे से ये किंगटांग की ओर इशारा करते हुए बोला, पिताजी, ये वही है। इसने मुझे सबके सामने अपमानित किया। जल्दी करो और इसे मार डालो। सम्राट चौंक गए। ये किंगटांग कुछ कह पाता, उससे पहले ही उन्होंने अपने हाथ जोर से उठाए और अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया। बेशर्म, तुम्हें उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। थप्पड़ पड़ते ही छोटा सम्राट जमीन पर गिर पड़ा और अपने पिता को हैरानी से देखने लगा। पिताजी, आपने मुझे कभी नहीं मारा। ये भूल जाओ कि तुम आमतौर पर उद्दंड रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने इस महिला के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अगर उस समय उसकी माँ ने मदद न की होती तो मैं कब का मर चुका होता और तुम यहाँ होते ही नहीं। मैंने तुम्हें आज चेतावनी दे दी है। अगर तुमने दोबारा उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो तुम्हें 9 नाइट्स राजवंश से निकाल दिया जाएगा और मैं इसे ऐसा मानूंगा जैसे तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये पहली बार था जब महान सम्राट अपने इकलौते बेटे के प्रति इतने सख्त थे। पिताजी, नन्हे सम्राट ने महान सम्राट को दयनीय दृष्टि से देखा। अचानक किसी ने बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। एक सुरुचिपूर्ण और शालीन महिला अंदर आई। महिला ने बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और उसकी उम्र अधिक से अधिक 26 या 27 वर्ष थी। उसमें लड़कियों में पाई जाने वाली बचकानी अदाओं का नामोनिशान नहीं था, बल्कि अधिक शालीनता झलक रही थी। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, उस पर बैठे नन्हे सम्राट के कोमल चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। बेटा, नन्हे सम्राट ने जैसे ही उस महिला को देखा, आंखें ऊपर उठाईं और फूट फूट कर रोने लगा। वो तुरंत उसकी बाहों में दौड़ पड़ा और रोने लगा, माँ, पिताजी ने मुझे पीटा। वो महिला थोड़ी स्तब्ध रह गई। वो अब सम्राट की विधवा, महान सम्राट की इकलौती पत्नी और नन्हे सम्राट की माँ थी। नन्हे सम्राट के चेहरे पर लाल उंगलियों के निशान देखकर महारानी माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। हालांकि वो स्तब्ध रह गई। वहां एक खूबसूरत युवती खड़ी थी जो अजगर के आकार के पलंग के बगल में खड़ी होकर उसे भावहीन निगाहों से देख रही थी। ये किंगटांग के आगमन को देखकर महारानी माँ आश्चर्यचकित रह गई और उनके हाथ से खाना लगभग गिर ही गया। आप, माँ, इस भीड़ ने सबके सामने मेरी पिटाई कर दी। मैंने पिताजी को इसके बारे में बताया। उन्होंने मेरी मदद करने के बजाय मुझे और पीटा। माँ, आपको मेरे लिए आवाज उठानी होगी। छोटे सम्राट ने ये किंगटांग की ओर इशारा करते हुए आंसुओं से भरी आंखों से महारानी से शिकायत की। महारानी एक पल के लिए घबरा गईं और फिर उन्होंने अपना शांत चेहरा बना लिया। उन्होंने ये किंगटांग को ध्यान से देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? जुबान आपका इकलौता बेटा है, आप उसे पीटने की हिम्मत कैसे करते हैं? महारानी ने बिस्तर पर लेटे हुए महाराज की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुम ही हो जो उसे हमेशा बिगाड़ती हो, जिसके कारण उसका रवैया अवज्ञाकारी हो गया है। सम्राट ने महारानी की ओर घूरते हुए भौहें चढ़ाईं। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही महिला से विवाह किया। आज्ञाकारी, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। क्या तुमने उसके जन्म से लेकर अब तक कभी उस पर ध्यान दिया? तुमने अपना सारा समय उस व्यक्ति को ढूंढने और उस औरत की देखभाल करने में बिताया। अगर मैं अपने बेटे की रक्षा नहीं करती तो वह इस दुनिया में कैसे जीवित रह पाता? महारानी ने उपहास उड़ाते हुए छोटे सम्राट को गले लगाया।
वो तो बस एक बच्चा है, वो कितना अवज्ञाकारी हो सकता है। सम्राट जी को लगा जैसे उनका खून सीने की ओर दौड़ रहा हो। वे पहले छोटे सम्राट को शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन महारानी माँ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। चूंकि वे हर समय बिस्तर पर लेटे रहते थे, इसलिए उनके पास उन्हें शिक्षा देने की ऊर्जा नहीं थी। तुमने इन उपद्रवियों को यहाँ क्यों आने दिया? महारानी ने ये किंगटांग और बाकी लोगों को ठंडे स्वर में देखा। लॉन्ग जियांग, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन उपद्रवियों को अंदर आने देने की, ताकि वे सम्राट की बीमारी के दौरान उन्हें परेशान करें? क्या तुम सम्राट के साथ कुछ करने की योजना बना रहे हो? लॉन्ग जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वो केवल एक ही व्यक्ति को अपना स्वामी मानता था। सम्राट की रक्षा करना उसके स्वामी का आदेश था। अगर ऐसा नहीं है तो वह हमेशा ग्रैंड सम्राट और छोटे सम्राट की रक्षा क्यों करेगा? गूंथना ये किंगटांग ने महारानी को ठंडी निगाहों से देखा। वो उन्हें हमेशा नीच और असभ्य कहती रहती थी। अब ये किंगटांग को पता चल गया था कि नन्हे सम्राट ने ये अभद्र भाषा कहाँ से सीखी है। अशिष्टता मत करो, ये लड़की उसकी बेटी है, सम्राट ने हौंसते हुए कहा। महारानी की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। ये किंगटांग के रूप रंग को देखने के बाद विस्मय की जगह दुर्भावना ने ले ली। फिर से वही, तुम एक दशक से भी ज्यादा समय से उसके बारे में सोच रहे हो। क्या इतना काफी नहीं है? क्या वो बीते दशक में कभी दिखी भी? अगर मैं न होती तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? महारानी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ में रखा खाना मेज पर रख दिया। आज तुमने अपनी ही बेटी के लिए अपने बच्चे को पीटा। क्या कुछ सालों बाद तुम 9 नाइट्स डायनेस्टी को उसकी बेटी को सौंप दोगे? चुप रहो, सम्राट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये किंगटांग किनारे खड़ी कुछ नहीं बोली, हालांकि उसे बातचीत से कुछ अंदाजा हो गया था। अफवाहों के अनुसार सम्राट ने सिंहासनारोहण के समय ही महारानी से विवाह कर लिया था। ये किंगटांग की माता नवरात्रि राजवंश में आई और सम्राट को अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता की। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट जी केवल उनकी माता के प्रति ही श्रद्धा और प्रशंसा का भाव नहीं रखते थे। उस विशेष भावना के कारण सम्राट ने अपने जीवन में किसी अन्य महिला से प्रेम नहीं किया। यही कारण था कि उनकी केवल एक ही महारानी थी, जिनसे उन्होंने पहले विवाह किया था। महारानी ने इन सभी बातों को भांप लिया होगा और सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। ये किंगटांग की नज़र उस भोजन पर पड़ी जो महारानी अपने साथ लाई थी। क्या मैं बकवास कर रही थी? इतने सालों तक जब तुम बिस्तर पर लेटे रहे, तुमने अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि लोगों को उसकी बेटी को ढूंढने के लिए भेजा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है? उसके पिता होने के नाते तुम्हारी परवाह तो प्रधान किनलोंग से भी कम है। क्या तुम्हें हम पर जरा भी दया आती है? महारानी ने अपना क्रोध तुरंत प्रकट किया। किनलोंग का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर उसकी वजह से न होता तो 9 नाइट्स डायनेस्टी का ये हाल कैसे होता? सम्राट क्रोधित हो उठे। उनका शरीर, जो अभी अभी थोड़ा संभला था, गुस्से से कांप रहा था। महारानी ने सम्राट को घूरकर देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं। अचानक, महारानी, ऐसा लगता है कि आपको किनलोंग पसंद है, ये किंगटांग ने धीरे से कहा। महारानी ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर ये किंगटांग पर एक नज़र डाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बोलने की, अज्ञानी? ये किंगटांग ने महारानी की ओर एक नज़र डाली और कहा, यहाँ बोलने की मेरी अनुमति है या नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है। क्या आप ही वो व्यक्ति नहीं हैं जो सम्राट की उपस्थिति में सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं? महारानी की आंखों में चमक आ गई। सम्राट का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। उनमें बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं बची थी। पूरे महल पर उनका नियंत्रण था, फिर भी वे सम्राट को एक निकम्मे व्यक्ति की तरह समझती थीं। ये किंगटांग ने सम्राट की प्रतिक्रिया का इंतजार किया और कहा, ऐसा लगता है कि आपके किनलोंग के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपने सम्राट के भोजन में जहर क्यों मिलाया? ये किंगटांग के अपनी बात खत्म करते ही बेडरूम में मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? लोगों, इस भीड़ को घसीटकर नीचे लाओ। महारानी ने ये किंगटांग को घूरकर देखा। महारानी के आदेश पर उनके पीछे आए कुछ पहरेदार दौड़कर शयन कक्ष में घुस गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मरा हुआ हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? सम्राट उठने की कोशिश करने लगा। गार्ड स्तब्ध रह गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुम कह रही थी कि मेरे खाने में जहर महारानी ने मिलाया है। सम्राट ने अविश्वास से एक किंगटांग की ओर देखा। महाराज, इन उपद्रवियों की बकवास मत सुनिए। मैं आपको जहर क्यों दूंगी? महारानी ने ठंडे स्वर में कहा।
ये किंगटांग ने मेज से दलिया का एक कटोरा उठाया और उसे सूंघा। सड़ी हुई हड्डियों के चूर्ण में कोई गंध या रंग नहीं होता, यहाँ तक कि चांदी की सुई भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकती। मुझे नहीं पता कि किन परिवार के कितने भले लोग इस चूर्ण के कारण मारे गए होंगे। मुझे बहुत जिज्ञासा है, क्या महारानी ने ये सड़ी हुई हड्डियों का चूर्ण किनलोंग से लिया था? बकवास, मुझे तो सड़ी हुई हड्डियों के चूर्ण के बारे में पता ही नहीं, महारानी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मेरी माँ को फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदमाशों। माँ तो सिर्फ पिताजी से प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है। वो हर दिन यहाँ खाना लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फंसाने की? छोटे सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा। गुस्सा। ये किंगटांग ने उसकी बहस पर ध्यान नहीं दिया। उसने ब्लड मून एल्डर से एक पौधा लाने को कहा। इसके बाद ये किंगटांग ने दलिया को धीरे धीरे पौधे पर डाला। हालांकि उस मनमोहक फूल को कुछ भी नहीं हुआ। महारानी की आंखों में व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी। तुम्हें और क्या कहना है? उसने ताना मारा। रुको। ये किंगटांग ने खाली कटोरा नीचे रख दिया और फिर एक गिलास साके उठा लिया। अचानक महारानी की आंखों में घबराहट के भाव झलक उठे। मैंने सुना है कि सम्राट को शराब पीना पसंद है, खासकर उत्तरी भाग से भेंट की गई किग्यू साके, और वे भोजन के बाद प्रतिदिन एक गिलास पीते हैं। क्या आप में भी हाल के वर्षों में यह आदत बनी हुई है? ये किंगटांग ने सम्राट की ओर देखते हुए पूछा। सम्राट ने सिर हिलाया। किग्यू साके वो चीज नहीं थी जिससे वो प्यार करता था, बल्कि वो चीज थी जिससे वो प्यार करती थी। अब वो खूबसूरती तो कब की गायब हो चुकी थी। उसे केवल कुछ ही पल याद थे जब उसने किग्यू साके का सेवन किया था। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसने जवाब दिया। ये किंगटांग ने अपना हाथ उठाया और किग्यू साके को पौधे पर डाल दिया। जैसे ही खातिरदारी के लिए रखी गई शराब की बूंदें पंखुड़ियों पर गिरी, चमकीला फूल अचानक अपना रंग खो बैठा और सबके सामने मुरझा गया। ये सम्राट की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। हालांकि महारानी उनकी सच्ची प्रेमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक उनसे शादी करने के बाद भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी वही उसे जहर देगी। जब महारानी ने देखा कि फूल मुरझा गया है, तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। सड़ी हुई हड्डियों का चूर्ण एक प्रबल विष है, लेकिन ये शरीर में छिपा रहता है। ये तभी सक्रिय होता है जब आप इसके साथ सहायक औषधि का सेवन करते हैं। इसलिए अगर किसी को शक भी हो जाए, तो जब तक इन दोनों को मिलाया न जाए, तब तक किसी को भी इसके अंदर छिपे विष का पता नहीं चलेगा। ये किंगटांग ने खाली गिलास पकड़े हुए महारानी की ओर देखा, जिनका चेहरा बिल्कुल निर्मल था। महारानी, आप मुझे जहर क्यों देना चाहती हैं? महान सम्राट की आंखों में पीड़ा झलक रही थी। हालांकि वह उनसे प्रेम नहीं करते थे, फिर भी वे हमेशा उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। महारानी ने अपनी आंखें खोलीं और उपहास उड़ाया। तुम्हें जहर दूं? तुम पीड़ित हो या मैं? माँ, नन्हा सम्राट स्तब्ध रह गया। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके सबसे आदरणीय पिता को उसकी अपनी माँ ही जहर दे देगी। सच्चाई सामने आने के बाद महारानी ने कुछ भी नहीं छिपाया। जब आपने सिंहासन संभाला और मुझसे विवाह किया, तब मैंने सोचा था कि आप मुझसे सच्चे प्रेम से पेश आएंगे, लेकिन उस स्त्री से मिलने के बाद आपने अपना सार खो दिया और आपकी नज़रें किसी और को नहीं देख पाती थी। मेरे सबसे खूबसूरत साल आपके हाथों बर्बाद हो गए। मैं पीड़ित हूँ। आपने मुझे जीवन भर इस ठंडे महल में कैद रखा। सम्राट ने संशय भरी निगाहों से महारानी डोवेचर की ओर देखा। मैंने पहले भी आपकी राय पूछी थी। अगर आप मेरी पत्नी बनने को तैयार नहीं थी, तो मैं आपको महल से तब तक बाहर भेज देता जब तक आपको कोई उपयुक्त साथी न मिल जाए। आप ही थी जो महल छोड़ने को तैयार नहीं थी। छोड़ना? क्यों? मैं देश की माता हूँ, 9 रातों के राजवंश की साम्राज्ञी हूँ। मैं महल क्यों छोड़ूंगी? महारानी ने उपहास उड़ाया। तुम? सम्राट ने अपने सामने खड़ी महारानी को घूरकर देखा। उन्हें याद आया कि जब वह महल में आई थी, तब उन्होंने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना था क्योंकि वह अभी छोटी थी। लेकिन छोटी बहन के मन में हमेशा से ही ऐसी महत्वाकांक्षाएं थीं। महाराज, अब आप किसी काम के नहीं हैं। मेरा पुत्र 9 रात्रियों के राजवंश का सम्राट है और मैं महारानी हूँ, एकमात्र महारानी। जैसे ही उनका भेष उजागर हुआ, महारानी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो केवल सम्राट का प्रेम ही नहीं चाहती थी, वो 9 नाइट्स राजवंश में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से से चिल्लाते हुए सम्राट के मुंह से खून निकल आया। लॉन्ग जियांग, उसे पकड़ो। लॉन्ग जियांग तुरंत महारानी की ओर दौड़ा। महारानी की आंखें झपकी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी बाहों में लिए नन्हे सम्राट को लॉन्ग जियांग की ओर फेंक दिया।
लॉन्ग जियांग तुरंत पीछे हट गया और छोटे सम्राट को पकड़ लिया। जब महारानी ने नन्हे सम्राट को आत्मरक्षा के लिए बाहर निकाल दिया तो उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। महारानी ने उस खाली जगह से तांबे की घंटी निकाली। उसने घंटी बजाई। लॉन्ग जियांग का शरीर कांप उठा और अगले ही पल उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल आया। तुमने मुझे जहर दिया। लॉन्ग जियांग लड़खड़ा गया। उसके पेट में तेज दर्द हुआ। ये स्पष्ट था कि उसके शरीर में कोई जहरीला कीड़ा था। महारानी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें उस औरत ने यहाँ छोड़ा है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? आप। महारानी ने कुछ साल पहले ही सब कुछ योजना बना ली थी। ग्रैंड सम्राट और लॉन्ग जियांग को जहर देने में उन्हें बहुत मुशक्कत करनी पड़ी। लॉन्ग जियांग, जब तुम 9 रात्रियों के राजवंश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो तो मैं तुमसे सावधान क्यों न रहूं? तुम आज तक सिर्फ इसलिए जीवित हो क्योंकि तुमने किन लॉन्ग को पराजित किया। महारानी ने व्यंग्य किया। उन्होंने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और अपने पीछे खड़े रक्षकों की ओर इशारा किया। यहाँ मौजूद सभी को मार गिराओ। माँ। नन्हा सम्राट अपनी माँ को हैरानी से घूर रहा था, जो हमेशा उसके प्रति दयालु रहती थी। नहीं, महारानी ने नन्हे सम्राट की ओर देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता का निधन निकट है। 9 रात्रियों का राजवंश भविष्य में तुम्हारा और मेरा होगा। यदि हमें किन परिवार का सहयोग प्राप्त हो तो यहाँ हमारी शक्ति अटूट है। तुम हमेशा मेरे प्यारे नन्हे साहसी पुत्र रहोगे। मेरे पास आना। तब महारानी ने नन्हे सम्राट की ओर अपने हाथ बढ़ाए। संघर्ष करते हुए नन्हे सम्राट की दृष्टि ने महान सम्राट और महारानी पर एक नजर डाली। वो महारानी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। माँ, कृपया पिताजी को छोड़ दीजिए। महारानी की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। माँ, प्लीज, मैं सम्राट का पद नहीं चाहता। मैं बस आप दोनों को अपने साथ चाहता हूँ। प्लीज, पिताजी को और चोट मत पहुँचाए। छोटा सम्राट लगातार गिड़गिड़ाता रहा और अपना सिर जमीन पर पटकता रहा। उसकी अवज्ञा और शरारत महज एक नाटक था, अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने का उसका एक प्रयास था। अगर उसके पिता उसे डांटते भी तो उसे खुशी होती, तथापि उनकी माँ हमेशा व्यस्त रहती थी और उनकी परवाह नहीं करती थी। उनके पिता हर समय बिस्तर पर आराम करते थे और उनकी माँ उन्हें हर समय उनसे मिलने की अनुमति नहीं देती थी। बेकार, मैं ऐसे बेकार इंसान को जन्म कैसे दे सकती हूँ? महारानी की आंखें ठंडी थीं। वो अभी जवान थी, इसलिए अगर वो नन्हे सम्राट को त्याग भी देती तो भी वो एक और बच्चा पैदा कर सकती थी। अगर तुम सही पक्ष नहीं चुन सकते तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। महारानी के भीतर बची आखिरी गर्माहट भी मिट गई। माँ, नन्हे सम्राट ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। चलो, इसे भी नीचे ले चलो, महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें अवज्ञाकारी बच्चे की जरूरत नहीं थी। सभी पहरेदारों ने महारानी की बात सुनी। महारानी के आदेश मिलते ही वे तुरंत आगे बढ़ गए। खू जियांग की आंखों में एक चमक आई और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। हालांकि एक और शख्स उससे भी तेज था। किंगटांग की आकृति एक भूत की तरह थी जो पहरेदारों के बीच से गुजर गई। सभी गार्ड तुरंत जमीन पर गिर पड़े। महारानी स्तब्ध रह गई। उन्होंने ये किंगटांग की ओर देखा क्योंकि उनके द्वारा लाए गए सभी 10 विशिष्ट अंगरक्षक अब जमीन पर पड़े थे। ये किंगटांग ने तुरंत छलांग लगाई और महारानी के पीछे जा गिरी। उसने अपने हाथ में मौजूद दानवी रक्त तलवार महारानी की गर्दन पर रख दी। महारानी की अकड़ तुरंत आश्चर्य में बदल गई। अगर तुम मुझे यहाँ मार डालोगे तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा, महारानी ने शांत होने का नाटक करते हुए कहा। ऐसा क्यों है? ये किंगटांग ने धीरे से पूछा। महारानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं किन परिवार के साथ सहयोग कर रही हूँ। अगर मेरी तरफ से किन परिवार को कोई सूचना नहीं भेजी गई तो वे 1 लाख सैनिकों की सेना लेकर यहाँ आएंगे और महल को घेर लेंगे। तुम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं निकल पाओगे। महारानी ने बहुत पहले से ही इस दिन के आने की योजना बना रखी थी। उन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन बैकअप योजना भी तैयार कर रखी थी। किन लॉन्ग, मैं आपको कुछ बताना भूल गई थी। ये किंगटांग ने बिना किसी घबराहट के महारानी को घूर कर देखा। क्या? महारानी ने कहा। किन लॉन्ग की अभी अभी मृत्यु हुई है, ये किंगटांग ने शांत भाव से कहा। क्या? किन लॉन्ग मर गया? ये कैसे संभव है? महारानी चौंक उठी। खू जियांग ने कहा, किन लॉन्ग को हमारे युवा स्वामी ने मार डाला। महारानी माँ, अगर आप आज यहीं मर भी जाएं तो भी कोई विद्रोह नहीं करेगा। था महारानी माँ स्तब्ध रह गई और फिर उन्होंने खू जियांग की उपस्थिति को देखा। उसे उस महिला द्वारा यहाँ छोड़े गए लोग स्पष्ट रूप से याद थे। उसने किन लॉन्ग को आदेश दिया कि जो भी उसका रास्ता रोके उसे मार डाले।
आज के दिन कू जियांग की मृत्यु होनी चाहिए थी, तथापि क्या वो अभी भी जीवित था और उसके सामने खड़ा था? आपने अपनी आखिरी चाल में गलत व्यक्ति को चुना, ये किंगटांग ने धीरे से कहा। महारानी के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए और वे जमीन पर गिर पड़ी। उनके चेहरे की शालीनता गायब हो गई। ये कैसे संभव है? किनलॉन की मृत्यु कैसे हुई? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं? महारानी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और ये किंगटांग की ओर देखा, जिसने राक्षसी रक्त तलवार पकड़ रखी थी। जब कू जियांग ने उसे युवा स्वामी कहकर पुकारा, तो ये स्पष्ट हो गया कि किनलॉन का हत्यारा कौन था। तुम ही हो। तुम और तुम्हारी माँ दोनों कमीनी हो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं भूत बनकर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महारानी की आंखों में पागलपन झलक रहा था। वो उन्माद में ये किंगटांग की ओर झपटी। ये किंगटांग ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। माँ, नन्हा सम्राट तुरंत महारानी के बगल में झुक गया। हालांकि इस समय वो उसे जान से मार देना चाहती थी, फिर भी वो उसकी माँ थी। मैं हार गई, मैं पूरी तरह हार गई। लात लगने से महारानी माँ के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उनकी आंखों में थोड़ी सी दुर्भावना झलक रही थी, क्योंकि छोटी महारानी घबराकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने अचानक अपने हाथ फैलाए और उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सड़ी हुई हड्डियों के चूर्ण का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो तुम्हारा इकलौता पुत्र है। अगर वह मर गया तो 9 रात्रियों के वंश में अराजकता फैल जाएगी। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे 9 रात्रियों के पूरे वंश को अपने साथ मरवाना है। नन्हे सम्राट का चेहरा बैंगनी पड़ गया और वो अपनी क्रूर माँ को घूरने लगा। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी अपनी माँ उसे मारना चाहेगी। पाफ! अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। एक तेज तलवार महारानी के सीने को भेद गई। ये किंगटांग ने अपनी तलवार से मारी गई महारानी को घूरकर देखा और अपनी तलवार निकाल ली। नन्हे सम्राट की गर्दन पर लगा दबाव गायब हो गया। उन्हें जोर से खांसी आई और उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। महारानी तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ी और खून उनके शरीर पर फैल गया। माँ! नन्हा सम्राट तुरंत महारानी की ओर रेंगने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें महारानी के शरीर पर गिरने लगीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और महारानी के सीने पर लगे घाव को ढक दिया। गर्म खून उसके हाथ पर बह निकला। मरना मत, माँ, कृपया मरना मत। महारानी के चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं था। उनके गाल खून से सने हुए थे। वे कांप रही थीं और उन्होंने नन्हे सम्राट की गर्दन तक पहुंचने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि अब उसमें उसकी गर्दन पकड़ने की ताकत नहीं बची थी। महारानी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी विकृत सनक और लालच उनके जीवन के साथ ही समाप्त हो गए। शायद वो कभी ग्रैंड सम्राट और नन्हे सम्राट से प्यार करती थी। हालांकि उसका प्यार उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी नफरत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। अंततः उन सभी ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लालच केवल अंतरात्मा को ही मार सकता है। माँ! नन्हा सम्राट महारानी के शरीर पर लेटा हुआ चिल्लाया और रोने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था। वो हमेशा अपनी माँ के आदेशों और किनलॉन्ग के आदेश का पालन करते हुए एक मूर्ख सम्राट बना रहा। लेकिन अंततः क्यों, फिर भी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। सम्राट ने महारानी के शव को घूरकर देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। चाहे वो नफरत हो या अपराधबोध, अब किसी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कमरे में धीरे धीरे खून फैल गया। ये किंगटांग ने अपनी राक्षसी रक्त तलवार वापस रख दी और अपनी आंखों के सामने घट रही हर चीज को घूरने लगी। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वो नीचे झुकी और महारानी की अंतरिक्ष अंगूठी उठाकर उसे खोला। पत्रों का एक समूह बाहर निकाला गया। पत्र पर शक्तिशाली स्वर्ग के शाही परिवार शब्द लिखे हुए थे। ये क्या है? सम्राट ने हैरानी से पत्र को पढ़ा। उसमें लिखी बातें उन्हें सचमुच चौंका गईं। उस पत्र में 9 नाइट्स डायनेस्टी की गुप्त जानकारी भरी हुई थी, जिसे महारानी डोवेजर शक्तिशाली स्वर्ग के शाही परिवार के सामने प्रकट करना चाहती थी। सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती और महल के गुप्त रास्तों का विवरण स्पष्ट रूप से अंदर लिखा हुआ था। ये किंगटांग ने पत्र पर एक नज़र डालते ही समझ लिया कि क्या हो रहा है। उन्हें अभी अभी महारानी के शब्द अटपटे लगे। वो इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती थी कि उसके साथ ही 9 रातों का पूरा वंश भी नष्ट हो जाएगा? ये किंगटांग को अपने पिछले जीवन में शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश और 9 रातों के राजवंश के बीच हुए युद्ध की याद आ गई। हालांकि 9 नाइट्स राजवंश को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश की जीत बहुत आसान थी।
इस प्रकार उसे शक था कि क्या महारानी ने कुछ किया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, वो इतनी क्रूर होगी। वो पूरे 9 नाइट्स राजवंश को नष्ट करना चाहती थी, सम्राट ने आह भरी। यदि यह जानकारी लीक हो जाती तो युद्ध शुरू होते ही 9 नाइट्स डायनेस्टी को निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ता। सौभाग्यवश 9 नाइट्स डायनेस्टी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फॉर्मिडेबल हेवंस डायनेस्टी तक नहीं पहुंची। ऐसा प्रतीत होता था कि यह जानकारी महारानी के हाथों में अंतिम निर्णायक हथियार थी। यदि ये किंगटान को आज सम्राट माँ की महत्वाकांक्षा का पता नहीं चलता तो उनके पिछले जीवन की प्रगति के अनुसार कुछ ही वर्षों में ये रहस्य शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश को सौंप दिए जाते। सभी रहस्यों को जानने के बाद शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश 9 रातों के राजवंश पर हमला करेगा। सबसे क्रूर चीज एक औरत का दिल होता है। लगता है ये बात सिर्फ कहने की बात नहीं है, महान शाही सरदार ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। वो समझ सकता था कि महारानी उससे इतनी नफरत क्यों करती थी, लेकिन असल में वो 9 नाइट्स डायनेस्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। क्या उसने कभी यह नहीं सोचा था कि 9 नाइट्स डायनेस्टी के नागरिक कितने निर्दोष थे? छोटे सम्राट अभी युवा हैं और उनके लिए राजनीतिक मामलों की बागडोर संभालना मुश्किल है। महारानी माँ किनलोंग का इस्तेमाल करके मौजूदा स्थिति को स्थिर करना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि किनलोंग कहीं सिंहासन पर कब्जा न कर ले, इसलिए उन्होंने अपने लिए रास्ता निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये किंगटांग ने धीरे धीरे समझाया। उन्हें ये जानकर दुख हुआ कि महारानी माँ इतनी चालाक थी। उसने पहले सोचा था कि 9 नाइट्स डायनेस्टी की विफलता किनलोंग के कारण हुई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये सब महारानी डोवेजर की एक साजिश थी। उसे बाहर लाओ, महारानी के रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करो। महान शाही सरदार ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आज इस घटना के बारे में किसी और को पता न चलने देना ही महारानी के लिए उनकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद से महारानी डोवेजर के कार्यों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो आज भी लोगों के दिलों में गरिमा में और शालीन महारानी के रूप में विराजमान थी। पिताजी, नन्हे सम्राट ने लाल आंखों से महान शाही पिता की ओर देखा। महान शाही सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और पश्चातापपूर्वक उसके सिर को छुआ। पुत्र, तुम नौरात्रि वंश के सम्राट हो। सम्राट होने के नाते नौरात्रि वंश के सभी नागरिकों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि तुम समझदार बनो। पिताजी, मैं गलत था। नन्हे सम्राट ने अपने आंसू पोंछे। चाहे वो कितना भी नासमझ क्यों न हो, आज जो कुछ भी हुआ उसने उसे जल्दी परिपक्व होने पर मजबूर कर दिया। एक सम्राट भला भला कैसे निर्दोष और अज्ञानी रह सकता है? तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ का आज का ये हाल उसके अतीत के सभी बुरे कर्मों का परिणाम है। दूसरों से नफरत मत करो, महान शाही सरदार ने चिंता से कहा। छोटे सम्राट ने सिर हिलाया और ये किंगटांग की ओर मुड़े। वे अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर ये किंगटांग के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मैं बेहोश हो गया था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए बहन। कुछ ही पलों में काफी परिपक्व हो चुके नन्हे सम्राट को देखकर ये किंगटांग का मन इस मामले पर उससे बहस करने का नहीं था। ठीक है। नन्हा सम्राट वहां आंसू बहाते खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसुओं के निशान पोंछे और महान सम्राट को देखते हुए अपनी दृष्टि को दृढ़ बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। पिताजी, मैं एक अच्छा सम्राट बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। दोबारा। अब उसके पास उसकी मां नहीं थी और वो एक और पिता को खोना नहीं चाहता था। महान शाही सायर ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। ये किंगटांग ने सम्राट की ओर देखा। उसे मन ही मन पता था कि आंतरिक समस्या दूर हो जाने के बाद जब तक सम्राट नियमित रूप से उस गोली का सेवन करेंगे, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और नन्हे सम्राट को सिखाने वाला कोई मिल जाएगा। ऐसा प्रतीत होता था कि छोटे सम्राट की मूर्खता और हठधर्मिता को महारानी ने जानबूझकर उनमें पैदा किया था। तभी उसे नियंत्रित करना आसान होगा। ये किंगटांग ने लॉन्ग जियांग की ओर मुड़कर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। इधर आओ, मैं तुम्हें गू हटाने में मदद करूंगा, लॉन्ग जियांग ने जवाब दिया। इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं है युवा स्वामी। जब मैंने महारानी से स्वर्ग से आए ड्रैगन को चिन्हित करने का अनुरोध किया था, तब मैं दृढ़ निश्चयी और संकल्पित था। एक बार स्वर्ग से आए ड्रैगन का उपयोग हो जाने पर मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अगर मुझे गू से जहर भी दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। युवा स्वामी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये किंगटांग ने लॉन्ग जियांग की ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई, जो केवल मृत्यु के बारे में सोच रही थी। किसने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं? ये आगे बढ़ते हुए
ये किंगटांग ने लॉन्ग जियांग की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज जांची। उसकी आंखों में अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान झलक गई। उनकी माँ सचमुच एक दयालु इंसान थी। हो सकता है कि स्वर्ग से आया विनाशकारी ड्रैगन सचमुच किसी की उम्र कम कर दे जैसा कि आपने कहा था, लेकिन मेरी माँ ने शायद एक दो चालें छिपा लीं और आप पर स्वर्ग से आए असली विनाशकारी ड्रैगन का निशान नहीं लगाया, इसलिए आपको अपनी उम्र के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह वाकई दूसरे मुख्य भूभाग की ओर से निर्णायक हमला था, तो वो लॉन्ग जियांग को इतनी आसानी से कैसे हरा सकती थी? लॉन्ग जियांग के चेहरे पर जटिल भाव थे। उस समय वो महारानी के महान शाही पिता की सहायता करने के इरादे से परिचित थे और उन्होंने सोचा कि चूंकि वह जाने वाली थी, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने में उनकी मदद की जाए। इसलिए उन्होंने महारानी से अनुरोध किया कि वे जाने से पहले स्वर्ग से विजयी ड्रैगन को चिन्हित कर दे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये किंगटांग ने लॉन्ग जियांग को विषैले कीड़ी को निकालने में मदद की। अपने पिछले जन्म में ये यू द्वारा गू से विष दिए जाने के बाद सिद्ध शुवानचेन की शक्तियां बहुत कम हो गईं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप ये किंगटांग ने तब से गू का गहन अध्ययन किया। लॉन्ग जियांग के शरीर में मौजूद गू ऊर्जा काफी शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब सब कुछ व्यवस्थित हुआ तब तक अंधेरा छा चुका था। ये किंगटांग ने मूल रूप से आज मास्टर डू से मिलने का फैसला किया था, लेकिन देर हो जाने के कारण उसने इसे अगले दिन के लिए टाल दिया। सम्राट महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ आदमियों को ये किंगटांग के लिए एक कमरा व्यवस्थित करने का आदेश दिया। महारानी डोवेजर की घटना में बहुत सी चीजें शामिल थीं। शक्तिशाली स्वर्ण राजवंश को दी गई जानकारी अपने आप में एक सिरदर्द थी, लेकिन सौभाग्य से कुछ गोपनीय रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुए थे। चूंकि ग्रैंड इंपीरियल सायर के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ था, इसलिए उन्होंने उस रात दरबार में अपने सभी विश्वसनीय अधीनस्थों और ये किंगटांग की मां द्वारा छोड़े गए पुराने सैनिकों को रणनीतिक महत्व की सीमाओं और क्षेत्रों को पुनर्गठित करने की तैयारी में इकट्ठा किया। महान शाही सर के जोश और उत्साह को देखते हुए ये किंगटांग को पता था कि अपनी क्षमता और छिपे हुए खतरे को दूर करने के बाद वह नाइन नाइट्स राजवंश को वापसी करने और इस पतित राजवंश का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकता है। उनके पिछले जीवन में दो राजवंशों के बीच हुए दुखद युद्ध को शायद टाला जा सकता था। अगर इस जीवन में फिर से युद्ध छिड़ भी जाए, तो 9 रात्रियों का राजवंश शायद अपने पिछले जीवन के विपरीत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। हालांकि उसे एक दिन की देरी हुई, लेकिन अगर इससे नाइन नाइट्स डायनेस्टी इस विपत्ति से बच सकती थी तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये किंगटांग को दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं था, लेकिन नाइन नाइट्स डायनेस्टी आखिरकार वो जगह थी जहां उसकी मां कभी रह चुकी थी। आकाश अंधेरा था और ये किंगटांग उस आवास में सो गई जिसे महान शाही पिता ने उसके लिए व्यवस्थित किया था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और उस चौड़े बिस्तर पर बिखर रही थी जिस पर ये किंगटांग शांति से सो रही थी। अंधेरे में चांदी की छाया बिना किसी आवाज के एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई। चांदनी में कदम रखते हुए हान कांग मिंग धीरे धीरे ये किंगटांग के पलंग की ओर बढ़ा। पलंग पर सो रही लड़की को देखते ही उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। छोटे सफेद बाघ ने चुपके से अपनी आंखें खोली और जब उसने हान कांगमिंग को उसके मानव रूप में देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हान कांगमिंग की नज़र ये किंगटांग की कसकर बंद आंखों से गुजरी और आखिरकार उस ज़ेड पेंडेंट पर टिक गई जिसे उसने आज अपने गले में पहना हुआ था। उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म परिवर्तन आया। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक काली आभा निकली। वो धीरे धीरे जमीन पर एकत्रित हुई और एक भेड़िए का रूप ले लिया। हाथ हिलाते ही काला कोहरा छंट गया और एक चांदी का भेड़िया, जो बिल्कुल हान कांगमिंग के भेड़िए के रूप जैसा था, उसी स्थान पर आ गया जहां वो पहले था। हालांकि जमीन पर बेजान पड़े उस चांदी जैसे भेड़िए की आंखें बुद्धि के जरा से भी अंश से रहित थीं। हान कांगमिंग ने अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की एक बूंद उस चांदी के भेड़िए के माथे की ओर उड़ गई। फिर चांदी के भेड़िए की आंखें चमक उठीं और वो जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर एक तीव्र घातक आभा छाई हुई थी और उसने अपने नुकीले दांत कमरे में मौजूद सभी प्राणियों पर आक्रामक ढंग से दिखाए। हान कांगमिंग की आंखों में एक पल के लिए शीतलता झलक उठी और उसके भीतर से हत्या का भाव उमड़ पड़ा। यह अदृश्य हत्या का भाव एक ऐसे राक्षस की तरह था जिसने सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया हो और उस भयंकर चांदी के भेड़िए को अपने वश में कर लिया हो। पल भर में चांदी के भेड़िए ने उस असीम हत्या के इरादे को महसूस किया और तुरंत डर से कांप उठा। अपनी पूंछ दबाकर वो जमीन पर बैठ गया और डर के मारे धीमी सी आवाज निकाली, उसके साथ रहो।
हान कांगमिंग ने अपने चारों ओर मौजूद हत्या की भावना से रूपांतरित हुए चांदी के भेड़िए को ठंडे स्वर में देखा। हान कांगमिंग दुनिया में व्याप्त हत्या की भावना को अवशोषित कर सकता था और उसका रक्त हत्या की भावना से भरा हुआ था। यदि वह चाहता तो वह हत्या की भावना के कुछ अंश को अलग कर सकता था, जो संघनित होकर एक रूप धारण करने पर एक निश्चित स्तर की चेतना को धारण कर सकता था, ठीक उसी चांदी के भेड़िए की तरह जो उनसे पहले था। ये क्या बकवास है, तुम जाने ही वाले थे, लेकिन फिर भी जगह घेरने के लिए ये खिलौना बना लिया। छोटे सफेद बाघ ने चांदी जैसे भेड़िए को देखा, जो जानलेवा इरादे से गुस्से में बदल गया था। हान कांगमिंग ने छोटे सफेद बाघ पर एक नज़र डाली। छोटे सफेद बाघ ने फुफकारा, अगर तुम जा रहे हो तो जल्दी करो, क्योंकि तुम उसकी माँ का पता लगाने में मदद करना चाहते हो, इसलिए जल्दी निकलो। वे आज पूरे समय ये किंगटांग के साथ थे और स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि ये किंगटांग अपनी माँ को ढूंढने का इरादा रखती है। हान कांगमिंग अब जाना चाहता है, तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? हान कांगमिंग ने छोटे सफेद बाघ के शोर को अनसुना कर दिया और सीधे ये किंगटांग के पास चला गया। उसकी उंगली पर अंगूठी को देखते हुए उसने अपनी भौंहों के बीच से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा निकाली और उसे अंगूठी में डाल दिया। ये किंगटांग को शायद पता नहीं होगा कि उसकी माँ कहाँ गई है, लेकिन हान कांगमिंग को ये बात पता थी। उसकी माँ 10 साल से भी अधिक समय पहले इस मुख्य भूमि को छोड़कर चली गई थी। अगर उसे ढूंढना था तो एकमात्र विकल्प मध्य मुख्य भूमि की ओर जाना था। गहरी नींद में सो रही लड़की को देखते हुए हान कांगमिंग की आंखों में एक जटिल भाव था। उसने लड़की को धीरे धीरे मजबूत होते देखा था और वो कभी भी कमजोर व्यक्ति नहीं थी जिसे किसी के संरक्षण की आवश्यकता हो। फिर हान कांगमिंग रहने के कमरे से बाहर निकला और उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। ये क्या बकवास है, आखिरकार वो चला ही गया। छोटे सफेद बाघ ने हान कांगमिंग को जाते हुए देखकर अपने कान हिलाए, फिर उसने थोड़ा संभले हुए चांदी के भेड़िए की ओर देखा। चांदी के भेड़िए की निगाहें पहले से थोड़ी अधिक उग्र थीं, लेकिन उसने ये किंगटांग के हाथ में मौजूद अंगूठी को आशंका से देखा। इसके बाद चांदी के भेड़िए ने बगल में खड़े छोटे सफेद बाघ की ओर देखा और उसकी आंखों में एक बार फिर भयंकर भाव उभर आया। छोटे सफेद बाघ की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक गई और उसके शरीर से एक अत्यंत दबंग आभा निकल रही थी। छोटे सफेद बाघ के चारों ओर फैली आभा को देखकर चांदी का भेड़िया चौंक गया और डर के मारे जमीन पर दुबक गया। ये क्या बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपने दांत दिखाने की? छोटे सफेद बाघ ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी हंसी हंसी। चांदी का भेड़िया कांपते हुए जमीन पर पड़ा था। वो शिकायतों से भरा हुआ था, फिर भी एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली सुबह ये किंगटांग अपनी नींद से जाग उठी। वो कल रात असाधारण रूप से गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपने कपड़े बदले और दोबारा भेस बदलकर छोटे सफेद बाघ और चांदी के भेड़िए को रहने के कमरे से बाहर निकाला। शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन उसे लगा कि आज चांदी का भेड़िया थोड़ा अजीब लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अजीब था। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पहले जैसा ही था। ये किंगटांग को लगा कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है, इसलिए वह हॉल से बाहर निकल गई और वहां उसका स्वागत लॉन्ग जियांग और ब्लड मून एल्डर ने किया, जो काफी देर से हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। महाराज ने मुझसे ये चिन्ह आपको सौंपने को कहा था। लॉन्ग जियांग आगे बढ़ा और ये किंगटांग को एक चिन्ह सौंप दिया। उस टोकन पर एक सजीव दिखने वाला ड्रैगन उकेरा गया था। महाराज ने उस समय ये चिन्ह महारानी को भेंट किया था और उन्होंने जाने से पहले इसे उन्हें लौटा दिया था। ये चिन्ह 9 रात्रियों के राजवंश के किसी भी सदस्य को आदेश दे सकता है, लॉन्ग जियांग ने धीरे धीरे समझाया। ये किंगटांग ने टोकन उठाया और उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले चलती हूँ। फिर उसने ब्लड मून एल्डर से कहा, मिस ओयांग भी पहले लौट सकती हैं। ब्लड मून एल्डर को कोई आपत्ति नहीं थी। स्पष्ट और असीम आकाश को देखते हुए ये किंगटांग तुरंत ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप की ओर चल पड़ी। हालांकि ये किंगटांग की साधना का स्तर पहले से ही यिन यांग सिद्ध स्वामी के आधे स्तर पर था, लेकिन ये पर्याप्त से बहुत दूर था। पियरलेस स्कूल की क्षमताओं का जिक्र न करते हुए भी मध्य मुख्य भूमि से खतरा बना हुआ था। फिलहाल आयाम की दीवार पहले ही टूट चुकी है और इस मुख्य भूमि को शायद जल्द ही किसी आपदा का सामना करना पड़ेगा। अब ये किंगटांग के पास एकमात्र विकल्प यही था कि वो अपने मार्शल कौशल को तेजी से बढ़ाए। इस मुख्य भूमि पर ड्रैगन वेन के अलावा उसके लिए यिन यांग परफेक्टेड लॉर्ड अवस्था तक तेजी से पहुंचने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद ये किंगटांग ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में पहुंची।
पहले की तरह ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में आज भी कई आगंतुक आते थे, जिनमें 9 नाइट्स राजवंश के शाही परिवार के सदस्य भी शामिल थे। ये किंगटांग चांदी के भेड़िए और छोटे सफेद बाघ के साथ भीड़ के बीच से गुजरते हुए तेजी से ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में प्रवेश कर गई। युवा सर, ये आप यहाँ हैं। ये किंगटांग को देखकर डूशेंग दंगम हो गया और उसने जल्दी से उसका स्वागत किया। ये किंगटांग ने सिर हिलाकर कहा, मैं मास्टर डू को ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर डूशेंग ने तुरंत ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में आने वाले सभी लोगों को भगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मास्टर ने आदेश दिया है कि जब तक यंग सर ये आते हैं सबको भगा दिया जाए और वो केवल यंग सर ये की ही सेवा करेंगे। डूशेंग मुस्कुराया। इसके बाद डूशेंग ये किंगटांग को भीतरी हॉल में ले गया। उस समय मास्टर डू हॉल में एक हथियार गढ़ रहे थे। गुरुजी, युवा ये यहाँ हैं, डूशेंग ने घोषणा की। मास्टर डू ने जल्दी से ये किंगटांग की ओर देखा और ये किंगटांग को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, युवा श्री, ये आपने मुझे वाकई बहुत देर तक इंतजार करवाया। वो ड्रैगन वेन का इंतजार करने के लिए बहुत अधीर था। हालांकि ये किंगटांग के बिना उसके लिए ड्रैगन वेन में प्रवेश करना असंभव था। मास्टर डू, क्या वो हथियार तैयार हो गया है जिसे मैंने आपको बनाने के लिए कहा था? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये पहले से ही तैयार हैं। थोड़ी देर रुकिए, मास्टर डू ने कहा और चले गए। कुछ देर बाद मास्टर डू एक लंबी काली तलवार लेकर लौटे जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो उस पर स्याही से रंग किया गया हो। ब्लैक ग्रेड, ये किंगटांग लंबी तलवार को घूरते हुए सोच में डूबी हुई थी। इस संसार में सभी धर्म के खजाने और हथियार 4 श्रेणियों में विभाजित थे, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। पीले रंग के हथियार की तुलना काले रंग के हथियार से किसी भी पहलू में नहीं की जा सकती। ये तलवार प्राचीन तलवार रेजिसाइड स्काई ब्लेड के प्रोटोटाइप के अनुसार गढ़ी गई है। हालांकि यह एक प्रतिरूप है, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली है और काले रंग के हथियारों में अग्रणी है, मास्टर डू ने बड़े गर्व से कहा। रेजिसाइड स्काई ब्लेड, ये किंगटांग बुदबुदाया। रेजिसाइड स्काई ब्लेड को प्राचीन युग का स्वर्ग स्तरीय हथियार कहा जाता था और वर्तमान में इसके कोई निशान नहीं मिलते हैं। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, मास्टर डू। ये किंगटांग ने संतुष्टि से काले रंग के हथियार को देखते हुए मुस्कुराया। आखिरकार यह मिलेनियम मेटियोरिक आयरन से बना था। मास्टर डू की कारीगरी के साथ यह निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। लंबी तलवार को अपने पास रखने के बाद ये किंगटांग ने कुछ किलोग्राम उल्कापिंड से बना लोहा निकाला और कहा, मास्टर डू, यह आपका पारिश्रमिक है। हालांकि मास्टर डू ने हाथ हिलाते हुए कहा, भाई ये चेन, आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हमारे रिश्ते में किसी भी तरह के पारिश्रमिक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किंगटांग लगभग अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था कि मास्टर डू उसे अपने साथ ड्रैगन वेन ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भाई ये चेन, ड्रैगन वेन से संबंधित मामले पर आपका क्या विचार है? मास्टर डू ने मुस्कुराते हुए पूछा। समय का निर्णय आप ही करेगी, ये किंगटांग ने उत्तर दिया। ये सुनकर मास्टर डू थोड़ा हैरान रह गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसने पहले सोचा था कि उसे अभी भी उसे मनाना बाकी है। अप्रत्याशित रूप से ये किंगटांग ने ठीक इसी तरह सहमति दे दी। बहुत खूब भाई, ये चेन वाकई एक सीधे सादे इंसान है। ये किंगटांग की सहमति मिलने के बाद मास्टर डू ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। ड्रैगन वेन की वो यात्रा जिसकी योजना वो 10 साल से अधिक समय से बना रहा था, आखिरकार आज साकार हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी, मास्टर डू ने गंभीर भाव से कहा। एक गहरी सांस ली। ये किंगटांग को इस बात की कोई जल्दी नहीं थी। इन 2 दिनों में ये किंगटांग ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में रही और मास्टर डू के साथ योजना के विवरण पर चर्चा की। हालांकि ये किंगटांग को एहसास हुआ कि छोटा सफेद बाघ अनजाने में ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से गायब हो गया था। उसने बहुत देर तक खोजा लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाई और केवल भयंकर आंखों वाला एक चांदी का भेड़िया ही बचा रहा। शियाओ गुआई को आजकल क्या हो गया है? उत्तरी मुख्य भूमि पर भी उसी समय यही स्थिति थी। एक अलौकिक घाटी में राक्षसी जानवरों की चीखें और दहाड़ें गूंज उठी। क्या बकवास है, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने दोबारा आवाज की तो मैं तुम्हारी खाल नोच लूंगा, छोटे सफेद बाघ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। छोटे सफेद बाघ की दहाड़ के साथ ही घाटी में सन्नाटा छा गया। ये क्या बकवास है, तुम अभी आ रहे हो? छोटा सफेद बाघ कुछ बुदबुदाया और आगे घाटी की ओर दौड़ पड़ा।
हजारों मीटर दूर एक नाले के किनारे बने फूस की छत वाले घर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। ये क्या बकवास है पोते, दादाजी यहाँ हैं। नन्हे सफेद बाघ ने नदी किनारे मछली पकड़ रहे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग पर चिल्लाते हुए कहा। चुप रहो, शांत रहो। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने छोटे सफेद बाघ की ओर देखा और सिर हिलाकर उसे शोर न मचाने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी कलाई झटक दी और तुरंत मछली पकड़ने वाली छड़ी को ऊपर उठाया और धारा से एक पैटर्न वाली मछली को बाहर खींच लिया। चेहरे पर मुस्कान लिए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली निकाली और उसे छोटे सफेद बाघ को सौंप दी। बहुत दिनों बाद मिले, मुलाकात का तोहफा। ये क्या बकवास है, मीटिंग का तोहफा। छोटा सफेद बाघ अपने पैरों के पास पड़ी उस जिंदा और छटपटाती मछली को घूर रहा था। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्यों, आपको पसंद नहीं आया? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। इस मछली का नाम जूली है। ये स्वर्गीय चक्र के संघनन से उत्पन्न हुई है और एक विशेष ऊर्जा शरीर का संघनन है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बात सुनकर छोटा सफेद बाघ स्तब्ध रह गया और बिना कुछ बोले तुरंत ही उस धारीदार मछली को निगल गया। ये क्या बकवास है, तुम इतने विनम्र क्यों हो? हम तो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। तुमने मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? उस मछली को खाने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा का जबरदस्त उछाल आया, जिससे उसे अपनी जान बचाने की ताकत मिल गई। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को रखने के लिए उठ खड़े हुए। ये क्या बकवास है, ये तो अजीब है। तुम इंसान हो या नहीं? छोटे सफेद बाघ ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को उत्सुकता से देखा। तुमने ऐसा क्यों कहा? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एक बार फिर बैठते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरह इतनी लंबी उम्र जीते हुए नहीं देखा, छोटे सफेद बाघ ने बुदबुदाते हुए कहा। जन्म के कुछ ही समय बाद इसकी मुलाकात इस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से हुई। ये बुजुर्ग हजारों वर्षों से जीवित था, फिर भी यह सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग अभी तक जीवित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना लंबा जीता है, बल्कि क्या मैंने जो तुम्हें पहले बताया था वो सच हुआ है? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने छोटे सफेद बाघ को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। तुरंत ही नन्हे सफेद बाघ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जवाब दिया, आपकी बात सचमुच सच हो गई। वह महिला, अपने पिता, अपनी माता, अपने कुल को बचाने के लिए तुम केवल उसी पर भरोसा कर सकते हो। हालांकि मृत्यु के हर संकट में वह तुम्हारी मदद के बिना नहीं रह सकती, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बातें सुनकर छोटा सफेद बाघ सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। मेरे माता पिता। छोटे सफेद बाघ की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, फिर अचानक उसकी आंखों में उदासी छा गई। बाद में ये श्रद्धा और भय में बदल गई। एक ऐसी उपस्थिति जिसने उसके पूरे कबीले को दबा दिया था। वो अत्यधिक विशाल और भयावह थी और छोटा सफेद बाघ जब भी उसके बारे में सोचता था तो आतंक से घिर जाता था। अगर इसके माता पिता ने इसे भागने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो इसका अंत कुछ और ही होता। वो उपस्थिति इतनी ऊंचाई पर थी कि यहाँ तक कि दानव स्वर्गीय जीव भी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। बहुत जल्दी ही छोटे सफेद बाघ ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और शांत चेहरे वाले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा। क्या आपने जो कहा वो सच है? आप क्या सोचते हैं? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। ये क्या बकवास है, तुम तो सचमुच जादुई हो। मैं तो कहता हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन तुम भविष्य बता सकते हो। क्या तुमने सुना है कि इस दुनिया में हर चीज का अपना भाग्य होता है? छोटे सफेद बाघ ने कहा। नियति, बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए हल्के से हंसा। तथाकथित नियति तो बस खोखली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बदला न जा सके। छोटे सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। जब ये हजारों साल पहले पहली बार सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से मिला था, तब इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज क्या होने वाला है। छोटे सफेद बाघ को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब देखने पर वो सचमुच जादुई लग रहा था। वर्तमान स्थिति थोड़ी जटिल है। वो महिला और दानव देवता बार बार स्वर्ग सम्राट के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, एक मार्गदर्शक भी है। मुझे खेद है कि मैं कुछ भी नहीं रोक सकता। छोटे सफेद बाघ ने काफी देर बाद आह भरी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस इन मृत्यु की विपत्तियों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। इसके बाद सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा, याद रखना, कुछ भी नियत नहीं है। जो कुछ भी नियत है
वो केवल इसलिए है क्योंकि संबंधित पक्ष के पास उसे बदलने की कोई क्षमता नहीं है। काश मैं पूरी सच्चाई उजागर कर पाता, नन्हे सफेद बाघ ने जम्हाई ली। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। कुछ मामलों में संबंधित पक्षों को मिलकर ही पड़ताल और समझ विकसित करनी पड़ती है। अगर दूसरे ही सब कुछ समझा दे तो इसका उल्टा असर होगा और यह आत्मघाती साबित होगा। शायद मृत्यु से जुड़ी विपत्तियों से बचना असंभव है और मेरे पास भी इसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। ये क्या बकवास है, कितनी परेशानी वाली बात है। छोटे सफेद बाघ ने आह भरी। अपनी पूंछ हिलाते हुए वो खड़ा हुआ और घाटी से बाहर निकल गया। मैं जा रहा हूँ, मुझे डर है कि जब वो मुझे नहीं पाएगी तो दुखी होकर रोएगी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने खिलखिलाकर हंसा। इसके बाद उनका पूरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता चला गया, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से गायब हो गया। ये किंगटांग और मास्टर डू द्वारा ड्रैगन वेन की ओर जाने की योजना बनाने से एक रात पहले छोटा सफेद बाघ आखिरकार कार्यशाला में लौट आया। चांदी के रंग के भेड़िए ने छोटे सफेद बाघ को गुस्से से घूरा और अपने नुकीले दांत दिखाए। क्या बकवास है, अगर तुमने मुझे दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, छोटे सफेद बाघ ने दहाड़ लगाई। जैसे ही छोटे सफेद बाघ ने बोलना शुरू किया, चांदी के भेड़िए ने तुरंत अपनी गर्दन घुमा ली और दूसरी दिशा में देखने लगा। उसी क्षण ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। बताओ, तुम कहाँ भाग गए थे? मैं एक महान हस्ती से मिलने गया था, छोटे सफेद बाघ ने जवाब दिया। महान व्यक्तित्व? कौन सा महान व्यक्तित्व? ये किंगटांग का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ देर सोचने के बाद छोटे सफेद बाघ ने कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। चाहे कुछ भी हो, नन्हा सफेद बाघ वापस आ गया, यह अच्छी बात थी। ये किंगटांग को उसके कभी कभार घर से भाग जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी चांदी का भेड़िया तो अक्सर घर से भाग जाता था। कुछ ही समय बाद ये किंगटांग योजना को अंतिम रूप देने और मास्टर डू के साथ ड्रैगन वेन जाने का समय तय करने के बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। छोटा सफेद बाघ जम्हाई लेते हुए लापरवाही से चांदी के भेड़िए के पास चला गया। दफा हो जाओ। चांदी के भेड़िए की इस असंवेदनशीलता को देखकर छोटे सफेद बाघ ने चांदी के भेड़िए को कई मीटर दूर धकेल दिया और उसके घोंसले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया।